हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस नहीं करेंगे तो समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए चाहूँगा कि आप बेल आइकन प्रेस करें और समय पर आप तक हमारे वीडियोज़ उपलब्ध हो सकें। तो दोस्तों, हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को, शुभम सिंह मेरा नाम है, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा और हिंदी सब्जेक्ट जितनी भी वैकेंसीज में पूछा जाता है सब चीज़ें एकदम डिटेल्स में देखेंगे। किसी खास एक वैकेंसीज के लिए हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे कि यूपी पुलिस के लिए या लेखपाल के लिए, किसी एक वैकेंसीज के लिए नहीं होगा। हिंदी सब्जेक्ट जितनी भी वैकेंसीज में पूछे जाएंगे और हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी चीज़ें आती हैं सबको अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा और छोटी छोटी चीज़ें से शुरू करके बड़ी बड़ी चीज़ों तक पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी विषय के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, आज हिंदी का विकास या हिंदी भाषा कैसे बनी, ये सब आप डिटेल्स में देखेंगे और आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। और हिंदी सब्जेक्ट जो है बहुत सरल विषय है, तो चाहूँगा कि आप लोग एक एक क्लास निरंतर होती चली जाएंगी और आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा। तो हिंदी एक भाषा है दोस्तों, हिंदी एक भाषा है। तो भाषा क्या होती है तो ये तो सब जानते हैं कि जो बोली जाती है उसी को भाषा कहा जाता है। तो हिंदी जो है एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है और जो बोला जाता है वही भाषा होती है। तो भाषा के प्रकार, तो पहला क्वेश्चन हिंदी का, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है, तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, आपको बताएं कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा जो है सांकेतिक भाषा है। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर 3 होना चाहिए। तो जिसमें पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा उसे कहा जाता है जो मुंह से बोल के बताई जाती है, उसे मौखिक भाषा। लिखित भाषा उसे कहा जाता है जो लिख कर बताया जाता है। और सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जिसे संकेत द्वारा बताया जाता है या संकेत करके बताया जाता है, और सांकेतिक भाषा होती है। तो ये हिंदी का पहला क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो आओ दोस्तों, अब देखते हैं कि हिंदी कैसे बनी। तो हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, जो कि संस्कृत भाषा भारत की एक बहुत पुरानी भाषा है, जिसे भारत की जगत जननी या आदि जननी भाषा के रूप में जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस 2011 या 13 में पूछा गया था कि भारत की आदि जननी या जगत जननी भाषा के रूप में किस भाषा को जाना जाता है, तो संस्कृत भाषा को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है।
तो हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। तो आओ देखते हैं दोस्तों हिंदी कैसे हिंदी बनी। तो आपको मैं बताया कि हिंदी जो है संस्कृत भाषा से बनी, लेकिन इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ तब जाके हिंदी भाषा बन पाई। तो संस्कृत भाषा से इसका विकास हुआ, संस्कृत भाषा से। तो जिसे यहाँ लिख लीजिएगा, भारत की आदि जननी, भारत की आदि जननी, आदि जननी या जगत जननी, या जगत जननी। सर इतना दिख रहा है? तो भारत की आदि जननी या जगत जननी भाषा के रूप में जाना जाता है, भाषा के रूप में जाना जाता है। इतना अपने नोट्स में लिख लीजिएगा दोस्तों, भारत की आदि जननी या जगत जननी भाषा के रूप में किसे जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और पेपर में पूछ भी सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो आओ देखते हैं हिंदी संस्कृत भाषा से कैसे बनी। सर्वप्रथम संस्कृत दो भाषाओं में बटी। पहला है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत सर्वप्रथम दो भाषाओं में बटी, जिसका पहला भाग है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए, वेद और उपनिषद लिखे गए, उपनिषद। और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए, महाभारत। तो लौकिक संस्कृत थोड़ा आगे बढ़ी तो पाली भाषा का रूप धारण की, पाली भाषा का रूप धारण की। उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था, बौद्ध धर्म प्रचलन में था। संस्कृत सर्वप्रथम दो भागों में बटी, पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत थोड़ा आगे बढ़ी तो पाली भाषा का रूप धारण की। उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था, तो पाली का रूप धारण जब की तो उसके बाद आगे बढ़ी तो प्राकृत भाषा का रूप धारण की, प्राकृत भाषा का रूप धारण की। उस समय जैन धर्म प्रचलन में था। पेपर में ABGS में पूछा जाता है कि पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा मानी जाती है और प्राकृत भाषा जो होती है जैन धर्म से संबंधित है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, GS का क्वेश्चन है। तो लौकिक संस्कृत पहले जब आगे बढ़ी तो पाली भाषा का रूप धारण की, उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था। तो उसके बाद आगे बढ़ी तो प्राकृत भाषा का रूप धारण की, उस समय जैन धर्म प्रचलन में था। इसके बाद आगे बढ़ी तो अपभ्रंश का रूप धारण की, और इसके बाद आगे बढ़ी तो सौर सेनी भाषा का रूप धारण की। तब इसके बाद हिंदी बन पाई। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लौकिक संस्कृत से पाली भाषा बनी, पाली भाषा से प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद सौर सेनी के बाद तब जाके हिंदी बन पाई। सर इतना दिख रहा है? इतना दिख रहा है? ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना उतार चढ़ाव होने के बाद
तब जाके हमारी हिंदी भाषा हिंदी बन पाई। इसका निर्माण तो संस्कृत भाषा से हुआ है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव हुआ तब जाके हिंदी भाषा बन पाई। तो आपके जहन में दोस्तों आपको बता रहे थे कि लौकिक संस्कृत से पाली भाषा बनी, पाली से प्राकृत भाषा, प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी, सौरसेनी के बाद तब जाके हिंदी बन पाई। तो आप समझ सकते हैं कितना उतार चढ़ाव हुआ तब जाके हिंदी भाषा बन पाई। तो आपके जहन में एक प्रश्न उठता होगा दोस्तों, किसका विकास यहाँ तक हुआ? ये जो संस्कृत, वैदिक संस्कृत है, क्यों यहाँ तक ये रह गई, मतलब इसका विकास नहीं हो पाया? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों उस समय इसकी भाषा बहुत कठिन थी, इसलिए इसका विकास नहीं हो पाया। और आप समझ सकते हैं कि रामायण और महाभारत, वर्तमान में भी रामायण और महाभारत कितना वो है और इसका विकास भी हुआ है। इसकी भाषा सरल थी, इसलिए इसका विकास इतनी आसानी से होता चला गया। और पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी, सौरसेनी के बाद हिंदी। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और आप अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है और हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो हम आपको बताएं कि संस्कृत सर्वप्रथम 2 भागों में बटी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद लिखे गए और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। लौकिक संस्कृत थोड़ा आगे बढ़ी तो पाली भाषा का रूप धारण की, उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था। उसके बाद आगे बढ़ी तो प्राकृत भाषा, उस समय जैन धर्म प्रचलन में था। उसके बाद आगे बढ़ी तो अपभ्रंश का रूप धारण की, अपभ्रंश के बाद और आगे बढ़ी सौरसेनी, सौरसेनी के बाद हिंदी। तो यही हिंदी तब जाके हिंदी बन पाई। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा और अपने नोट्स में अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। तो आओ इसके आगे देखते हैं। अब हिंदी व्याकरण में व्याकरण से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका विकास कैसे हुआ, सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको आसानी से बताई जा रही हैं, आप उसका आंसर आसानी से दीजिएगा। तो व्याकरण देखते हैं दोस्तों। व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना है। व्याकरण जो है वी प्लस आ प्लस करण के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना, भली भांति, भली भांति समझना। तो व्याकरण जो है बी प्लस अ प्लस करण के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। तो व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के, व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के अंग 3 होते हैं दोस्तों। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण बी प्लस अ प्लस करण के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। और व्याकरण के अंग 3 होते हैं, पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आओ कुछ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि पेपर में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं दोस्तों। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए
कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आपका आंसर ध्वनि होना चाहिए। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और पेपर में पूछा भी गया है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स में अच्छे तरीके से नोट करेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछा जाए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वर्ण होता है और पेपर में ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, वर्ण। और तीसरा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, तो आपका आंसर शब्द होना चाहिए। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही बारीकी हैं इसमें, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वर्ण। और अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, तो शब्द। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए बताना आप लोगों को थोड़ा उचित समझा। तो अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर भाषा के अंग, अर्थ के आधार पर भाषा के अंग, तो दो होते हैं दोस्तों, और दो इस प्रकार हैं, शब्द और वाक्य। पहला है शब्द और दूसरा है वाक्य। तो इसके बाद अगर भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, तो आपका आंसर वाक्य होना चाहिए, वाक्य। तो ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान कीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने नोट्स में लिख लेंगे स्टार बना के, और या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना के, पेपर में पूछे जा रहे हैं इसलिए बताया आप लोगों को। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछा जाए, तो आपका आंसर ध्वनि होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछा जाए, तो वर्ण होता है। और अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई पूछा जाए, तो शब्द। और अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने होते हैं, तो दो होते हैं, पहला शब्द और दूसरा वाक्य। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वाक्य होता है, जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आप नोट किए होंगे। और इसके आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर
और दूसरा व्यंजन। दूसरा व्यंजन, दूसरा व्यंजन दिख रहा है सर, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर किसे कहा जाता है, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं वे स्वर कहे जाते हैं। और व्यंजन किसे कहा जाता है, वे वर्ण, इसका सेम उल्टा, वे वर्ण जो स्वतंत्र, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, उच्चारित नहीं होते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है, प्रश्न ये दे देगा कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर स्वर होना चाहिए, क्योंकि स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और व्यंजन जो होते हैं वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, और इसको मैं अच्छे ढंग से आपको बताया और अपने नोट्स में आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसे बताइएगा, स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं स्वर कहे जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और 11 जो हैं इस प्रकार के हैं। पहला है छोटा, दिख रहा है सर, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ। तो दोस्तों स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है? तो 11 होती है। और 11 आप लोगों के सामने इस प्रकार हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, जो इस प्रकार से 11 आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में, या नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसको, 2 वही बढ़ जाते हैं संस्कृत में जो आए हुआ होते हैं। तो 13 मूल भाषा के स्वर संस्कृत में होते हैं, संस्कृत में होते हैं। इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। अगर पूछा जाए हिंदी में मूल स्वरों की संख्या या स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है तो आपका आंसर 11 होना चाहिए। और 11 इस प्रकार दिए गए हैं। और एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा
13 मूल भाषा के स्वर संस्कृत में होते हैं। 11 ए होते हैं। इसके बाद जो 11 ए मूल रूप के स्वर और 2 जो होते हैं आयोग हुआ, आयोग हुआ, 2 आयोग हुआ, यही जो 2 आयोग हुआ होते हैं और 11 मूल रूप से स्वर जो होते हैं, इन्हीं को टोटल किया जाता है तो इन्हीं की संख्या 13 होती है। जो संस्कृत 13 मूल भाषा के स्वर संस्कृत में होते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है या मूल रूप से स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, तो आपका आंसर 11 होना चाहिए। और 11 दिए आपके सामने दिखाया है कि ए स्वर जो होते हैं हिंदी के स्वर हैं और 13 मूल भाषा के स्वर संस्कृत में होते हैं। 11 + 2 जो आयोग हुआ होते हैं वही मिला के संस्कृत की मूल भाषा के स्वर होते हैं। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना आसानी से समझ में आया। और इसके आगे देखते हैं दोस्तों, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या। मात्रा उच्चारण में लगने वाले मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है और तीनों इस प्रकार से। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर के नाम से जाना जाता है, और छोटा स्वर इसके नाम से, और एक मात्रिक, इसके सब उपनाम हैं। एक मात्रिक और मूल स्वर। अगर मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसका उपनाम लघु, छोटा, एक मात्रिक, मूल स्वर। अगर आपसे मूल स्वर पूछा जाए तो आप समझ लीजिएगा ह्रस्व स्वर की ही बात कर रहा है। अगर लघु पूछा जाए तो समझ लीजिएगा ह्रस्व स्वर की ही बात की जा रही है। और अगर छोटा या एक मात्रिक पूछा जाए तो तभी समझ लीजिए कि यही ह्रस्व स्वर या हास्य स्वर की बात की जा रही है। तो दूसरा जो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, बड़ा, द्विमात्रिक, संधि स्वर। तो दीर्घ स्वर जो है गुरु स्वर, बड़ा, द्विमात्रिक या संधि स्वर के भी नाम से जाना जाता है या इसके उपनाम है। अगर संधि स्वर की बात की जाए तो दीर्घ ही समझिएगा, द्विमात्रिक स्वर की बात की जाए तो दीर्घ ही स्वर समझिएगा, बड़ा और गुरु की बात की जाए तो तब भी दीर्घ स्वर ही समझिएगा। तो इसके बाद जो तीसरा है प्लुत स्वर। तीसरा जो है दिख रहा है सर, दिख रहा है, प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। एक पारिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है
शब्द है जो लगातार उच्चारित होते हैं, जो लगातार उच्चारित होते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गायक लोग करते हैं। तो आपको मैं बताया कि मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। पहला हर्ष स्वर, जिसका उपनाम लघु, छोटा, एक मात्रिक ये मूल स्वर है। और दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसे गुरु स्वर, बड़ा, द्विमात्रिक या संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है प्लुत स्वर, एक पारिभाषिक शब्द है जो लगातार उच्चारित होते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गायक लोग करते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है और इसके आगे का जो टॉपिक है हमारे अगले वीडियो में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया और अच्छे ढंग से आप नोट्स भी बना रहे हैं। और नोट्स बनाइएगा दोस्तों, इसका फ़ायदा आपको रिवीजन के समय मिलेगा, क्योंकि पेपर का जब डेट पास में होता है तो आपके पास सिर्फ वही मतलब नोट्स का ही सहारा होता है। आप रिवीजन करके पेपर देने जाते हैं। तो चाहूँगा कि आप समय पर नोट्स बनाइएगा और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिएगा और आप अपनी पढ़ाई में इसी तरीके से लगे रहिएगा। और एक बार आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल विनर एकेडमी W.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो समय पर हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए चाहूँगा कि आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, चाहे मैथ, रीजनिंग, चाहे जो भी इस चैनल पढ़ाया जा रहा है, सब अच्छे ढंग से, सब अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किए हैं। जितने भी टीचर हैं, चाहे रीजनिंग वाले रजनीश सर हों, चाहे मैथ वाले अंकित सर हों, सब लोगों ने बहुत अपने जीवन में परिश्रम किया है और परिश्रम से बनाया हुआ नोट्स आप लोगों के बीच में हम लोग बता रहे हैं और अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बस, धन्यवाद।